नमस्कार और आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प किताब है हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन, उस पर लिखी गई एक विस्तृत समीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास स्रोत के तौर पर यह समीक्षा है जिसका शीर्षक है आत्म-अनुशासन में निपुणता, एक व्यावहारिक समीक्षा। तो हमारा इरादा ये है कि इस समीक्षा से वो खास बातें और क्या कहते हैं रणनीतियां निकालें जो आत्म अनुशासन को बेहतर बनाने में काम आ सकती हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि देखिए, आत्म-अनुशासन से तो लगभग हर कोई जूझता है ना? हाँ, सही बात है। चाहे वो सेहत हो, करियर हो या कोई भी निजी लक्ष्य, इसीलिए ये विषय काफी प्रासंगिक है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये किताब जिसकी समीक्षा हम देख रहे हैं, आखिर है किस बारे में? मोटा-मोटा क्या है इसमें? हाँ, तो देखिए, ये एक सेल्फ हेल्प गाइड है। मतलब ये बताती है कि हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी जो अंदर की ताकत है, अपना ध्यान है, इच्छा शक्ति है, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और समीक्षा इस बात पर खास जोर देती है कि ये किताब सिर्फ वो प्रेरणा देने वाली बातों से थोड़ी अलग है। हाँ, वो जो कुछ देर का जोश दिला देती हैं। बिल्कुल वैसी नहीं। ये किताब, जैसा समीक्षा में बताया गया है, असल में व्यवहार और सोच बदलने के लिए ठोस मतलब एक्शन लेने लायक कदमों पर फोकस करती है। एक्शन लेने लायक। हाँ, समीक्षा ये भी बताती है कि किताब इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि भाई क्यों ज्यादातर लोग नई आदतें बना नहीं पाते या लक्ष्यों पर टिके नहीं रह पाते। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। पर ये सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहने के बजाय व्यवहारिक तरीके बताती है। ये दिलचस्प है क्योंकि इच्छा शक्ति को अक्सर लोग एक रहस्यमयी चीज मानते हैं। तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब आत्म अनुशासन को कैसे देखती है? क्या ये बस खुद को जबरदस्ती काम करवाना है? नहीं, समीक्षा कहती है कि किताब का नजरिया इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। इसे सजा या बोझ की तरह नहीं देखा गया है। अच्छा, तो फिर कैसे? बल्कि इसे ऐसे देखा गया है कि आप अपने लंबे समय के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर सचेत चुनाव कर सकें। ये क्षमता, मतलब उस पल की इच्छा या आलस पर काबू पाना। एग्जैक्टली वो करना जो असल में मायने रखता है, भले ही उस वक्त मुश्किल लगे। समीक्षा में एक बड़ी अच्छी उपमा का जिक्र था कि आत्म अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। ये बात मुझे काफी सही लगी। हाँ, ये बहुत रिलेटेबल है। मतलब जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशी बनती है, वैसे ही रोज के छोटे छोटे अनुशासित काम करने से ये मानसिक मांसपेशी भी मजबूत होती है। और अगर इस्तेमाल ना करें तो कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में पैदाइशी हो। ये एक स्किल है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। हाँ, और ये मांसपेशी बनाने का एक जरूरी तरीका, जैसा समीक्षा बताती है, हमारी आदतों से जुड़ा है। और यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, आदतों से कैसे? समीक्षा इस पर रोशनी डालती है कि किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि अगर कोई इंसान अपनी छोटी रोज की दिनचर्याओं पर कंट्रोल कर ले तो वो बड़े जीवन लक्ष्यों को साधना भी सीख सकता है। ये सीधे सीधे आदतों के मनोविज्ञान से जुड़ा है। आदतों का मनोविज्ञान, अच्छा, ये कैसे काम करता है? क्या समीक्षा इस पर कुछ बताती है? हाँ, बताती है। समीक्षा के अनुसार किताब संकेत क्रिया इनाम चक्र यानी क्यू रूटीन रिवॉर्ड साइकिल को समझाती है। ये साइकोलॉजी का एक जाना माना सिद्धांत है वैसे। ओके, संकेत क्रिया इनाम, सरल शब्दों में क्या है ये? देखिए, कोई बाहरी या अंदरूनी संकेत होता है, जैसे सुबह का अलार्म बजा या आपको स्ट्रेस हुआ। वो आपको एक खास क्रिया करने को उकसाता है, जैसे बिस्तर से उठना या कुछ स्नैक्स खा लेना। ठीक है। और उसके बाद आपको एक इनाम मिलता है, जैसे ताजगी महसूस हुई या थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस कम हो गया। अच्छा, ये चक्र है। हाँ, तो समीक्षा बताती है कि किताब समझाती है कि इस चक्र को समझकर हम अपनी बुरी आदतें जैसे टाल मटोल उसे पहचान सकते हैं और फिर धीरे धीरे बदलकर अच्छी उत्पादक आदतों में बदल सकते हैं, जैसे काम को समय पर शुरू करना। तो अनुशासन को एक ऑटोमेटिक चीज बनाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल, एक सचेत संघर्ष के बजाय एक स्वचालित प्रक्रिया। ये तो बहुत ही व्यावहारिक लग रहा है। और आदतों से ही जुड़ी एक और चीज है टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। शायद ही कोई हो जिसने ये ना किया हो। हाँ, ये तो बहुत आम है। तो क्या समीक्षा बताती है कि किताब इससे निपटने के लिए क्या सुझाव देती है? बिल्कुल, समीक्षा के मुताबिक किताब टालमटोल को सिर्फ आलस नहीं मानती, वो इसके पीछे के जो मनोवैज्ञानिक कारण है, जैसे फेल होने का डर या काम का बहुत बड़ा लगना,
उनको भी देखती है और फिर इससे निपटने के लिए बहुत ही जमीनी प्रैक्टिकल तरीके सुझाती है। जैसे कि क्या समीक्षा में कुछ उदाहरण दिए हैं? हाँ, समीक्षा 2 बहुत ही कारगर नियमों का जिक्र करती है। पहला है 5 मिनट नियम। 5 मिनट नियम, ये क्या है? इसका सिद्धांत बहुत आसान है। अगर आप किसी काम को करने से बच रहे हैं तो खुद से बस इतना कहिए कि आप उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, अक्सर होता ये है कि एक बार आप शुरू कर देते हैं ना, तो वो जो जड़ता होती है वो टूट जाती है और फिर आप शायद उसे जारी रखते हैं। 5 मिनट से कहीं ज्यादा ये बस शुरू करने की जो हिचक है उसे कम करता है। अच्छा, ये तो आसान लगता है। और दूसरा नियम? दूसरा है 2 मिनट नियम। ये भी उतना ही सरल है। ओके। अगर कोई काम ऐसा है जिसे करने में 2 मिनट या उससे कम लगेंगे तो उसे तुरंत कर डालिए, उसे बाद के लिए टालिए ही मत। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई छोटा सा ईमेल का जवाब देना हो, या बिस्तर ठीक करना, या बर्तन सिंक में रख देना। ये छोटे छोटे काम फिर जमा होकर बोझ नहीं बनते और आपको फौरन कुछ पूरा करने का संतोष भी मिलता है। ये सुनने में तो बहुत छोटे कदम लग रहे हैं। है तो छोटे, लेकिन समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब बताती है कि इनका असर बड़ा होता है। कैसे? देखिए, जब हम कामों को टालते हैं तो सिर्फ काम ही पीछे नहीं रहता, हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस भी बनता है। हम सोचते रहते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं। हाँ, ये होता है। इसके उलट जब हम छोटे छोटे काम भी निपटा लेते हैं तो हमें एक मोमेंटम मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। आगे बढ़ने की। हाँ, जो हमें फिर बड़े काम करने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये छोटे हैक्स असल में हमारी प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति दोनों पर काफी असर डाल सकते हैं। तो हमने अनुशासन की परिभाषा समझी, आदतें, टालमटोल पर बात की, लेकिन आजकल एक और बहुत बड़ी चुनौती है ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शंस। क्या समीक्षा इस बारे में कुछ कहती है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो समीक्षा उठाती है। किताब के अनुसार अगर हम अपने विकर्षणों को मैनेज नहीं करते तो आत्मानुशासन लगभग नामुमकिन है। सही बात है। हम चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें, अगर हमारा ध्यान बार बार भटकता रहेगा फोन नोटिफिकेशन से, सोशल मीडिया से या किसी और रुकावट से, तो हम अपने काम पर टिक ही नहीं पाएंगे। और आज के डिजिटल जमाने में तो ये समस्या और भी बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल। तो फोकस बनाए रखने के लिए किताब क्या तरीके सुझाती है? समीक्षा में क्या बताया गया है? समीक्षा कुछ खास तकनीकों का जिक्र करती है जिन्हें किताब में डिटेल में समझाया गया है। एक है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग मतलब? इसका मतलब है अपने दिन के समय को खास कामों या एक्टिविटीज के लिए पहले से ही ब्लॉक कर देना, जैसे कैलेंडर में अपॉइंटमेंट सेट करते हैं ना, वैसे। अच्छा। इससे वो अस्पष्ट इरादे नहीं रहते, जैसे आज कुछ लिखूंगा। उसकी जगह ठोस प्लान बन जाता है, जैसे सुबह 9 से 10 बजे तक रिपोर्ट लिखूंगा। ये तो अच्छा तरीका है। और प्राथमिकताएं कैसे तय करें? अक्सर इतने सारे काम होते हैं कि समझ नहीं आता क्या पहले करें। उसके लिए समीक्षा में आइजनहावर मैट्रिक्स का जिक्र है। आइजनहावर मैट्रिक्स, ये क्या चीज है? ये कामों को प्रायोरिटाइज करने का एक सरल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है। इसमें आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, जरूरी और तुरंत करने वाले। ओके। दूसरा, जरूरी लेकिन तुरंत नहीं करने वाले। ओके। तीसरा, तुरंत करने वाले पर जरूरी नहीं। और चौथा, न तुरंत करने वाले न जरूरी। 4 खाने बन गए। हाँ, और मैट्रिक्स का सिद्धांत ये है कि हमें अपना ज्यादातर टाइम और एनर्जी लगानी चाहिए उन कामों पर जो जरूरी है लेकिन तुरंत नहीं करने वाले, क्योंकि यही हमारे लंबे समय के लक्ष्यों से जुड़े होते हैं। अच्छा। पहली कैटेगरी वाले तो करने ही पड़ते हैं, पर तीसरी और चौथी कैटेगरी वाले कामों को या तो किसी और को दे देना चाहिए या फिर हटा ही देना चाहिए। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि क्या वाकई जरूरी है। ये आइजनहावर मैट्रिक्स तो काफी काम का लग रहा है। क्या कोई और तकनीक भी है फोकस के लिए? हाँ, समीक्षा में पोमोडोरो टेक्निक का भी जिक्र है। पोमोडोरो, ये नाम सुना है। हाँ, काफी पॉपुलर है। ये तकनीक काम को छोटे फोकस्ड इंटरवल्स में बांटने पर आधारित है। आमतौर पर आप 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, इसे एक पोमोडोरो कहते हैं, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। अच्छा, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। हाँ, और ऐसे 4 पोमोडोरो के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक 15-30 मिनट का। इससे क्या फायदा होता है? ये तरीका न सिर्फ फोकस बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि थकान से भी बचाता है और काम थोड़ा कम भारी महसूस होता है।
तो ये सारी तकनीकें, जैसा समीक्षा बताती हैं, हमें अपने समय और एनर्जी पर कंट्रोल वापस पाने में मदद करती हैं। ये सब बहुत तार्किक लग रहा है। आदतें बनाना, टालम टोल से बचना, फोकस रखना। लेकिन क्या आत्म अनुशासन सिर्फ काम निपटाने के बारे में ही है? हमारी भावनाओं का क्या? गुस्सा, स्ट्रेस? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समीक्षा उजागर करती है। किताब के अनुसार आत्म अनुशासन सिर्फ बाहरी कामों तक ही नहीं है, इसमें भावनात्मक अनुशासन भी शामिल है। भावनात्मक अनुशासन? हाँ, मतलब अपनी भावनाओं को, खासकर जो नेगेटिव भावनाएं हैं, जैसे गुस्सा, निराशा, तनाव या एकदम से कुछ करने का मन, आवेग, इनको समझना और फिर इनको कंट्रोल करना सीखना। हाँ, क्योंकि अक्सर यही भावनाएं हमें भटका देती हैं। बिल्कुल, या हमसे ऐसे फैसले करवा देती हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है। तो इस भावनात्मक अनुशासन को बढ़ाने के लिए किताब क्या सुझाव देती है? समीक्षा में कुछ है इस बारे में? हाँ, समीक्षा कुछ तकनीकों का जिक्र करती है। एक है माइंडफुलनेस, यानी सचेतनता का अभ्यास। माइंडफुलनेस, ध्यान जैसा कुछ? हाँ, ध्यान या और भी तकनीकें हो सकती हैं। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा समझे, बस देखना। इससे हमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानने और फिर उन्हें कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अच्छा, और? दूसरी तकनीक है जर्नलिंग, यानी नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों को लिखना। ये आत्मचिंतन और इमोशनल क्लैरिटी पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। लिखना। और वो जो आवेग होते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाना या कुछ कह देना, उसके लिए समीक्षा में विलंबित प्रतिक्रिया तकनीक यानी डिलेड रिस्पॉन्स टेक्निक का जिक्र है। देरी से प्रतिक्रिया देना? हाँ, मतलब जब कोई सिचुएशन आपको इमोशनली उकसाए तो फौरन रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए। ये छोटा सा पॉज आपको आवेग में कुछ कहने या करने से रोक सकता है और आपको ज्यादा लॉजिकल और शांत प्रतिक्रिया चुनने का मौका देता है। ये इमोशनल स्थिरता आप देखें तो पूरे आत्मानुशासन के लिए बहुत जरूरी है। ये सब तकनीकें तो व्यक्तिगत स्तर पर काम करती हैं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए? क्या समीक्षा बताती है कि किताब इसे किसी बड़े मकसद से जोड़ती है? बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब के मुताबिक अनुशासन तब ज्यादा टिकाऊ और शक्तिशाली होता है जब वो किसी गहरे सार्थक उद्देश्य या एक लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा हो। अच्छा, मतलब क्यों पता होना चाहिए? एग्जैक्टली। जब आपको पता होता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपका वाई क्या है, तो मुश्किल समय में भी टिके रहना ज्यादा आसान हो जाता है। सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर टिके रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो आपके मूल्यों और लक्ष्यों से जुड़ा हो तो प्रेरणा अंदर से आती है। तो इस लॉन्ग टर्म विजन को बनाए रखने और ट्रैक पर बने रहने के लिए किताब क्या तरीके सुझाती है? समीक्षा के अनुसार किताब कुछ ठोस रणनीतियों पर जोर देती है। पहली, अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि साफ साफ लिखना। लिखना? हाँ, लिखने से वो ज्यादा असली और कमिटमेंट वाले बन जाते हैं। दूसरी, सफलता की कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। अच्छा, मन में तस्वीर बनाना? हाँ, कि लक्ष्य हासिल करने के बाद कैसा महसूस होगा। ये मानसिक अभ्यास मोटिवेशन बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस भी। और तीसरी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जवाबदेही प्रणाली, यानी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स का इस्तेमाल करना। जवाबदेही प्रणाली, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, ये क्या होता है? इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति या सिस्टम होना जो आपको आपके लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह रखे। जैसे? ये कोई मेंटर हो सकता है, कोई दोस्त जिसके साथ आप अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हैं, कोई कोच, या फिर आजकल जैसे ऐप्स आते हैं जो आपकी आदतें ट्रैक करते हैं। जब हमें पता होता है कि हमें किसी को रिपोर्ट करना है या कोई देख रहा है, तो हम ज्यादा अनुशासित रहने की कोशिश करते हैं। ये बाहरी सपोर्ट अक्सर बहुत मददगार होता है, खासकर तब जब हमारी अपनी अंदरूनी प्रेरणा थोड़ी कमजोर पड़ रही हो। तो कुल मिलाकर समीक्षा के आधार पर इस किताब की मुख्य ताकतें क्या हैं? क्या चीजें हैं जो इसे पढ़ने लायक बनाती हैं? समीक्षा कई पॉजिटिव पॉइंट्स बताती है। पहला, इसकी भाषा बहुत सरल और सीधी है। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी आसानी से समझाया गया है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि हर कदम पर लागू करने लायक सुझाव और तकनीकें दी गई हैं। अच्छा। तीसरा, जैसा हमने बात की, ये मनोवैज्ञानिक समझ, जैसे आदतें क्यों बनती हैं, और असल दुनिया के टूल्स जैसे 5 मिनट नियम, पोमोडोरो का एक अच्छा बैलेंस देती है। और कुछ खास बातें? हाँ,
समीक्षा ये भी कहती है कि ये किताब अनुशासन के कई पहलू, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और पेशेवर, सबको कवर करती है। तो एक पूरा होलिस्टिक नजरिया मिलता है। और आखिर में समीक्षा इसे उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी मानती है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया में नए हैं या जो खास तौर पर आदतों, फोकस या टालमटोल जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके लिए ये एक बढ़िया शुरुआती गाइड हो सकती है। ये तो हुई खूबियां। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखें। क्या समीक्षा में किताब की कुछ सीमाओं या कह लें कमजोरियों का भी जिक्र है? क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा निष्पक्ष रहने की कोशिश करती है और कुछ सीमाओं का भी जिक्र करती है। एक मुख्य बात जो सामने आती है वो ये है कि इसमें बताई गई कुछ बातें, जैसे वो आदत वाला चक्र या टालमटोल से बचने के तरीके, 5 मिनट नियम वगैरह, हाँ, वो उन पाठकों के लिए थोड़ी दोहराव वाली, मतलब रेपिटेटिव लग सकती हैं जिन्होंने पहले से इस टॉपिक पर कुछ पॉपुलर किताबें पढ़ी हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स या द पावर ऑफ हैबिट्स। अच्छा, तो जिन्होंने वो पढ़ रखी है उन्हें शायद कुछ नया ना लगे। हो सकता है, क्योंकि ये आजकल सेल्फ हेल्प लिटरेचर में काफी कॉमन टॉपिक्स बन गए हैं। और कोई सीमा? समीक्षा ये भी इशारा करती है कि किताब शायद उन लोगों के लिए थोड़ी कम गहरी लगे जो आत्म अनुशासन के बेसिक्स जानते हैं और अब थोड़ी एडवांस्ड रणनीतियां ढूंढ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये किताब नींव बनाने पर ज्यादा फोकस करती है, जो अपने आप में बुरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर एडवांस पाठकों की उम्मीदें शायद पूरी ना हो, ये जानना जरूरी है। तो ये सीमाएं हमें इस सवाल पर लाती हैं कि फिर आखिर इस किताब से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है? समीक्षा क्या कहती है इस पर? समीक्षा इस बारे में काफी क्लियर है। उसके अनुसार कुछ खास ग्रुप्स हैं जिनके लिए ये किताब खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है। पहला, छात्र, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए कैसे? जो पढ़ाई में रेगुलर रहने, फोकस करने और टालमटोल से बचने के लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए इसमें दिए गए टाइम मैनेजमेंट और फोकस वाले तरीके बहुत काम आ सकते हैं। हाँ, ये तो छात्रों की आम समस्या है। और उनके अलावा दूसरा ग्रुप है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स, जिनके पास अक्सर बहुत सारे काम होते हैं, टाइम कम होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। उनके लिए अपने टाइम को बेहतर मैनेज करना, प्रायोरिटी तय करना, जैसे वो आइजनहावर मैट्रिक्स से, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये किताब उन्हें एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दे सकती है। और क्या कोई भी आम इंसान इससे फायदा उठा सकता है? बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि असल में कोई भी व्यक्ति जो आम समस्याओं जैसे टालमटोल, आलस, ध्यान भटकना या मोटिवेशन की कमी से जूझ रहा है, उसे इस किताब से मदद मिल सकती है। ये उन लोगों के लिए एक रोड मैप जैसी हो सकती है जो अक्सर अच्छे इरादों से शुरुआत तो करते हैं पर बीच में ही हार मान लेते हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो ये उन्हें लगातार बने रहने के लिए जरूरी टूल्स और माइंडसेट दे सकती है। तो अगर हम समीक्षा के अंतिम फैसले पर आएं, तो निचोड़ क्या है? बॉटम लाइन क्या है? क्या ये किताब रिकमेंडेड है? समीक्षा का ओवरऑल जो निष्कर्ष है वो सकारात्मक है। इसे जीवन में अनुशासन बनाने के लिए एक सीधी, सरल और बेहद व्यावहारिक गाइड के तौर पर देखा गया है। व्यावहारिक, ये शब्द बार बार आ रहा है। हाँ, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खूबी यही बताई गई है कि ये सिर्फ मोटिवेशनल बातों या खोखले नारों पर नहीं टिकी है, बल्कि इच्छा शक्ति, फोकस और प्रोडक्टिविटी में सचमुच सुधार लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप रणनीतियां देती है। और जैसा आपने पहले कहा, ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार हैं जो शुरू तो करते हैं पर टिक नहीं पाते। हाँ, समीक्षा का मानना है कि जो लोग अक्सर गोल सेट करते हैं लेकिन आधे रास्ते में ही भटक जाते हैं, उनके लिए ये किताब कंसिस्टेंसी और आखिर में सफलता पाने का एक प्रैक्टिकल नक्शा बन सकती है। इसका जोर ठोस कदमों पर है, सिर्फ इच्छा करने पर नहीं। इसीलिए समीक्षा ने इसे काफी ऊंची रेटिंग दी है, 5 में से 4.5। 4.5 तो काफी अच्छी रेटिंग है। हाँ, ये दिखाता है कि समीक्षक ने इसे कितना उपयोगी पाया। लेकिन साथ ही जो मुख्य सीख है वो यही है कि ये बहुत प्रैक्टिकल और बिगिनर फ्रेंडली है, पर एडवांस पाठकों को शायद थोड़ी सतही या रिपीटेटिव लग सकती है। ये जानना जरूरी है ताकि पढ़ने वाले अपनी उम्मीदें सही रख सकें। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर श्रोताओं को एक मुख्य बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी टेक अवे ये है कि आत्म अनुशासन कोई जादुई चीज या पैदाइशी गुण नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है, एक कौशल
जिसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मांसपेशी बनाई जाती है। हाँ, ये मांसपेशी वाली बात बहुत पावरफुल है। और ये विकास कैसे होता है? छोटी छोटी रोज की आदतों को बदलकर, अपने ध्यान को कंट्रोल करके, अपनी भावनाओं को समझकर और अपने कामों को एक बड़े सार्थक उद्देश्य से जोड़कर। ये किताब समीक्षा के अनुसार इसी प्रोसेस के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करती है। ये एक बहुत ही सशक्त, उम्मीद देने वाला विचार है कि अनुशासन सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और इसी विचार से जुड़ा एक अंतिम सोचने वाला सवाल है जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं। अच्छा। ये समीक्षा और किताब दोनों ही सचेत विकल्पों और आदत बनाने के जरिए अनुशासन पर जोर देती हैं। तो अपने निजी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अगर आज सिर्फ एक छोटा सा सचेत विकल्प चुनना हो या एक छोटी सी आदत बदलनी हो जो अनुशासन की तरफ सबसे बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकती है, तो वो क्या होगी? सिर्फ एक चीज? हाँ, बस एक। क्या वो सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट ध्यान करना होगा, या काम शुरू करने से पहले वो 2 मिनट वाला छोटा काम निपटाना जिसे आप हमेशा टालते हैं? वो एक पहला छोटा कदम कौन सा हो सकता है जो इस बदलाव की शुरुआत करे? ये वाकई सोचने वाली बात है, वो एक छोटा कदम कौन सा होगा। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।